अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी असातिज़ा से रोज़ाना 1 घंटा इजाफी काम करने की अपील की। कहा, टीचर की मुलाजिमत से जो एक नौकरी नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी। तेलंगाना में बीजेपी की सियासत कामयाब नहीं होगी, रियासती अवाम बाशऊर और जमहूरी अक़दार के हामी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का दावा। मरकजी वज़ीर बंडी संजय के बेटे को पकड़ने पुलिस की तलाश जारी। एसआईटी अहदेदार ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर केस का लिया जायजा। भगीरथ जमानत के लिए अदालत से हुए रुजू। मगरबी बंगाल में चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी की क़यादत वाली हुकूमत ने काम शुरू किया। 2 अफसरान की तकरीर के हवाले से राहुल गांधी ने उठाए सवाल। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय ने किया अहम फैसला। मजहबी मुकामात, तालीमी इदारों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में वाक़ शराब की दुकानात को बंद करने का हुक्म। हिमंत बसवा शर्मा ने आज दूसरी बार आसाम के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। मोदी, शाह और दीगर कई कायदीन ने की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती की मीटिंग तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर होगा गौर। और यूएई ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान पर किए मुतअद्दिद हमले। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी असातिज़ा से रोज़ाना 1 घंटा इजाफी काम करने की अपील की और कहा कि टीचर की मुलाजिमत सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर ने महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम 11 ta 17 में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम के LB स्टेडियम में इफ्तिताह किया। इस मौके पर कोर अर्बन रीजन के तहत 1700 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हर महीने की पहली तारीख को असातिज़ा को तनख्वाह अदा कर रही है, जबकि रियासत के 19 लाख तलबा का मुस्तक़बिल टीचर्स के हाथों में है, इसलिए उन्हें इजाफी वक्त देकर काम करना चाहिए। रेवंत ने कहा कि सरकारी स्कूलों में घंटी बजाने, सफाई करने और तलबा को पीने का पानी फराहम करने वाले अमले की कमी है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन किट्स के लिए हुकूमत 1000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। अगर कोई कंपनियां गैर मेयारी सामान देती हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और जेल भेजने की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి నర్సరీ నుంచి 12th క్లాస్ వరకు ఇప్పటి వరకు 10th ఉండి ఇంటర్మీడియట్ సపరేట్గా ఉన్నది. ఇవాళ దానివల్ల 10th పాస్ అయినాక చాలామంది విద్యార్థులు డ్రాప్ అవుట్ జరుగుతున్నది. విద్యకు దూరం అవుతున్నారు. పేదరికం కావచ్చు, తల్లిదండ్రులు జూనియర్ కాలేజీకి పంపాలంటే ఎక్కడికో పంపించడం వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే ఆడపిల్లల్ని దూరంగా పంపలేకనో వివిధ కారణాల చేత ఇంటర్మీడియట్కు 10th పాస్ అయిన వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్స్ అధికంగా కనిపిస్తున్నారు. విద్యాశాఖ గుర్తించి ఈరోజు విద్యా కమిషన్ గుర్తించి మాకు సూచన చేశారు. అందుకే ఇవాళ ఈ నగరంలో ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకోబోయే ఈ ఎడ్యుకేషన్ హబ్స్ ఈరోజు నర్సరీ నుంచి 12th క్లాస్ వరకు ప్రతి పేదవాడికి విద్యను అందించడమే కాదు, ఆకలితోని పాఠశాలకు వస్తే చదువు మీద దృష్టి పెట్టలేరు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కార్మికులు అయి ఉండొచ్చు, సినిమా కార్మికులు అయి ఉండొచ్చు, వివిధ కంపెనీలలో పనిచేసే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఉపాధి కూలీలు అయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఉదయం లేచి కూలీ పనికి పోతే పిల్లలకు నాష్ట పెట్టే పరిస్థితి, మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టలేని పరిస్థితులు ఆ పేదోళ్లకు ఉండొచ్చు. అందుకే ఈరోజు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని తయారు చేసి స్కూలుకు పంపిస్తే స్కూల్లోనే అద్భుతమైన ప్రోటీన్తో కూడుకున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వాలి, మధ్యాహ్నం ఒక మంచి లంచ్ ఇవ్వాలి, వాళ్లకు మటన్, చికెన్, గుడ్డుతో పాటు ఫిష్ కూడా పెట్టాలి అని ఈనాడు ఒక నాణ్యమైన భోజనాన్ని పేదలకు ఈరోజు పేద పిల్లలకు అందించాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాల అంటే అమ్మ ఒడి లాంటిది. ఈ అమ్మ ఒడిలో ఆకలితో ఏ బిడ్డ ఉండకూడదు అని చెప్పి ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా మదర్ డైరీకి, విజయ డైరీ వాళ్ళకి చెప్పినాం, పిల్లలకు ఒకరోజు పాలు, రెండవ రోజు రాగి జావా స్కూళ్ళలో ఇవ్వాలి. బలవర్ధకమైన పోషక ఆహారం పేద పిల్లలకు అందించడం ద్వారా బలమైన తెలంగాణను, నాణ్యమైన విద్యను అందించే తెలంగాణను ఈరోజు మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఇది అమలు చేయబోతున్నాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ విషయంలో ఎక్స్పెరిమెంట్గా, పైలట్ ప్రాజెక్టుగా నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో హరే రామ హరే కృష్ణ సంస్థ నుంచి అమలు చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించినాం. ఇవాళ ఇక్కడ స్టాల్ పెట్టినరు, అక్కడ పోతే నాకే తినాలనిపించేంత నాణ్యమైన
భోజనం అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కనిపించింది. నేను దామోదర్ రాజనరసింహ గారు కొడంగల్లో వెళ్ళి వాళ్ళ కిచెన్ పరిశీలించినాం. 5 స్టార్ హోటల్స్ కంటే అత్యంత శుభ్రంగా ఈరోజు వాళ్ళు వంటలు తయారు చేసి పిల్లలకు అందుబాటులో తీసుకొస్తున్నారు. అందుకే మిత్రులారా, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే పిల్లల్ని అనాథలుగా మేము చూడదలుచుకోలే. ఆ పిల్లలంటే మా పిల్లలు. ఒక తల్లికో తండ్రికో ఉండే ఒక ప్రేమ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఆ పిల్లల యొక్క బాధ్యత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకుంటారో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే జాగ్రత్త. तेलंगाना कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने मगरबी बंगाल में सेक्युलर जहन रखने वाले लाखों के नाम हज़फ करके इख्तिदार हासिल किया, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी की सियासत कामयाब नहीं होगी क्योंकि यहाँ के अवाम बाशऊर और जमहूरी इक़्तिदार के हामी हैं। मोदी के दौरे तेलंगाना पर तनकीद करते हुए महेश कुमार गौड़ ने भी कहा कि मोदी ने अपने दौरे के दौरान एक कौमी रहनुमा के बजाय एक सियासी लीडर की तरह गुफ्तगू की और उनका पूरा दौरा सियासी मफादात के इर्द गिर्द रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम इस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जिसने अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील दी और मुस्तकबिल में भी अवामी ताईद कांग्रेस के हक में बरकरार रहेगी। భారత ప్రధానమంత్రి తెలంగాణకు వచ్చి బీజేపీ పార్టీకే ప్రధానమంత్రిగా మాట్లాడడం జరిగింది. వారి దేశానికి తండ్రి లాంటి వారు. అన్ని రాష్ట్రాలకి సమానంగా నిధులిచ్చి విధులిచ్చి ఆదుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమంత్రి పదవి ఉన్నటువంటి నాయకుడు కేవలం రాజకీయాలే మాట్లాడడం అనేది తెలంగాణ ప్రజలు రుచించడం లేదు. ప్రధానమంత్రికి వచ్చినప్పుడు ఈ రాష్ట్రం కొత్తగా అవతరించిన రాష్ట్రం, 12 సంవత్సరాల రాష్ట్రం, చిన్న రాష్ట్రం, కొత్త రాష్ట్రం, ఇక్కడ ఇవ్వాల్సినటువంటి నిధులు విధుల గురించి ఉండాల్సింది. విభజన హామీలో ఇచ్చినటువంటి హామీల గురించి, విభజన చట్టంలో హామీల గురించి మాట్లాడి ఉంటే బాగుండేది. ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు కేవలం రాజకీయాలు మాట్లాడి ఈ రాష్ట్రంలో మేమే వస్తామనే మాట చెప్పడం వారు బీజేపీ పార్టీ కొరకే వచ్చినట్టుగా కనబడతా ఉంది. వారు ప్రధానమంత్రి హోదాలో వచ్చినారు. ప్రధానమంత్రి హోదాలో రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుంటే సంతోషించే వాళ్ళం. బహుశా ప్రధానమంత్రి గారికి తెలియదు ఈ రాష్ట్రం యొక్క స్థితిగతులు, ఈ రాష్ట్రం యొక్క భౌగోళిక కుల సమీకరణలు. ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీ మొలకెత్తే సమస్య లేదు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకూల రాష్ట్రం. తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, వారి నేతృత్వంలో ఒకవైపు అభివృద్ధి, ఒకవైపు సంక్షేమం పుష్కలంగా అందుతున్న తరుణంలో ప్రజలు ఇంకో దిక్కు చూసే పరిస్థితే లేదు. ఈ రాష్ట్రంలో 28లో జరిగినా 29లో జరిగినా कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े दावे करती है और इख्तिदार में आने के बाद मोदी पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, सोना न खरीदो जैसे बयानात देते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों और आम लोगों के लिए मोदी हुकूमत ने कोई इक़दामात नहीं किए। देख के खर्चा करो, कम यूज करो बोल रहे, दूसरी तरफ सोना नहीं खरीदना बोल रहे, वर्क फ्रॉम होम बोल रहे, जो सॉफ्टवेयर में काम करते हार्डवेयर में उनको बोल रहे, सबको हिफाजत, कम खर्चा करो। देश में जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके वजह से तुम लोग एक भाषण अच्छा दे रहे, मेरे को समझ में नहीं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब इलेक्शन के वक्त वादे करते उस वक्त भी बाहर चला ना, उस वक्त क्या बोले, सबका साथ सबका विकास, हम वो करेंगे ये करेंगे। इलेक्शन हो गया, जीत गए, उसके बाद एक नया स्लोगन शुरू कर दे, वर्क फ्रॉम होम, सोना नहीं खरीदना, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, गैस कम खर्चा करो, सबको हिफाजत का काम कर रहे, कम खर्चा करो बोल रहे। नरेंद्र मोदी जी, आपका सोच बड़ा अच्छा है, मगर मुझे मालूम है, मैं यूथ कांग्रेस में है इस वक्त, जब भी फ्लड्स आता, अकाल आता लोगों को, तो देश में जितने भी बिजनेस वाले सब लोग
गरीबों को देते हो। जब मैं यूथ कांग्रेस का था, शाप को पीड़े तो कोई चावल देता, कोई दवा देता, कोई बर्तना देते। वैसी आपको ये जरूरत है। अदानी अंबानी को पूरा गुजरात को पूरा हेल्प करे। गुजरात में जितने बिजनेसमैन है, करोड़पतियां बने। जितना तुम्हारा ऑल इंडिया का बजट है, नेशनल बजट से ज्यादा उनके पास पैसे। अरे उनको अपील करने के बजाय हमारे कई को बोल रहे सोना नहीं खरीदना, घर से काम करो, डीजल कब यूज करो, पेट्रोल डीजल चलना है तो देखो कहीं गाड़ी में चलना है। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सो केस की तहकीकात में तेजी आई है। पीर की शाम उस केस के लिए तश्कील करदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच अफसर और कुकटपल्ली डीसीपी नदीराज गायकवाड़ हैदराबाद के पेट बशराबाद पुलिस स्टेशन पहुंची और केस की पेशरफ्त का जायजा लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुतासरा लड़की का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया, ताहम मज़ीद तफसीलात के लिए दोबारा बयान लिया जा सकता है। पुलिस ने कहा कि केस की हर जाविये से जांच जारी है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि इस अमल में जो भी मुलजिम पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तश्कील करदा SIT टीम रोजाना की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट आला हुक्काम को देगी। इस दौरान इत्तला है कि बंडी संजय के बेटे भगीरथ ने तेलंगाना हाईकोर्ट से बुरी जमानत देने की अपील की है और इस पर 14 मई को समाअत का इम्कान है। और इस दौरान कांग्रेस रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने कहा कि अफसोस की बात है कि बीजेपी के मरकजी कायद बंडी संजय के बेटे भगीरथ पोक्सो केस में मुलजिम बने हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है उसके लीडरान या उनके अरकान ख़ानदान इस तरह के जराइम में पाए जा रहे हैं, ये काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। नहीं, जो भगीरथ का इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर पॉक्सो का केस लगा हुआ है, उसके ऊपर ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक स्पेशल टीम उन्होंने भी अपॉइंट किया है और हो सकता है आज कुछ ना कुछ उसका नतीजा बाहर आएगा। लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक एस्टैब्लिश लीडर के फैमिली मेंबर बेटा होने के नाते उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस तरह के जो भी इंसिडेंट हुआ है हम इसको कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के जो भी, क्योंकि बीजेपी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाती है, नारी शक्ति के बारे में बात करती है, लेकिन जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं बीजेपी रिलेटेड कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेताओं के बेटा हो, इस तरह के ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है बहुत सीरियस कठिन से कठिन कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। आज़मीन हज की फरीज़े हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए रवानगी रोज़ाना की बुनियादों पर जारी है। हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से आज 17वां काफिला भी रवाना हो गया, जिसमें 430 आज़मीन हज मौजूद थे। ताहाल 7256 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। हज कमेटी तेलंगाना के चेयरमैन खुसरो बादशाह ने हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी से बातचीत की और कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत ने रवा साल हज के लिए गैर मामूली और बेहतर इंतज़ामात किए हैं। 17वां काफिला यहाँ से रवाना हुआ है। 7000 से ज़ायद आज़मीन मक्के शरीफ पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वहाँ उनकी रिहाइश भी बेहतर मिली है। वहाँ से भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। इत्तलात के मुताबिक सेंट्रल हज कमेटी भी इंतजाम अच्छे की है और सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। अब तक कोई शिकायत वहाँ से भी मौसूल नहीं हुई और यहाँ भी अरकान हज कमेटी, वॉलंटियर्स और दीगर हमारा स्टाफ जो दूसरे डिपार्टमेंट से भी डिप्यूट होकर आया है, अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। उम्मीद है कि और 5-6 फ्लाइट्स रह गए हैं, बेहतर से बेहतर हम इंतज़ाम करेंगे। हमारी खिदमत में किसी किस्म का कोई कसर हम बाकी नहीं रहेंगे।
आज अभी तक कोई कंप्लेंट है हमारे मैं आपको वही बता रहा हूँ, सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा की है, सेंट्रल एक्स कमेटी, CGI, अच्छा अभी तक कोई शिकायत नहीं है और उम्मीद है अल्लाह की वजह से इंशाल्लाह ताला आइंदा शिकायत भी नहीं मिलेगी। सब इसमें खवातीन कितने हैं जेंट्स? PJR खैरताबाद के साकिन चित्ती सलाह मोहम्मद असलम की जो 2 बेटे और 2 बेटों के बाप हैं वो रंग का काम करते थे, साथ ही क्रिकेट भी खेला करते थे। क्रिकेट में स्टेट लेवल तक जा पहुंचे थे, लेकिन कैंसर की बीमारी ने उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मोहम्मद असलम ने अपना 40 गज पर मुहित मकान 5 लाख रुपए में गैर मुस्लिम के यहाँ रहन रखाया और इस रकम से अपना इलाज करवाया। ताहम कीमोथेरापी वगैरह के बावजूद ज़्यादा इफाका नहीं हुआ, 5 लाख रुपए भी ख़त्म हो गए। फिलवक्त उनका इलाज मेहदी नवाजुद्दीन कैंसर हॉस्पिटल में जारी है। मोहम्मद असलम और उनके अहलिया मदद के लिए फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन से रुजू हुए, जिस पर ट्रस्ट के अतिया दहिंदगान से मदद की अपील के अंदरून 48 घंटे यानी 2 दिनों में 6,46,800 रुपये के ग्राम कदर अतियात हासिल हुए, जिसके बाद जनाब इफ्तिखार हुसैन ने जिस गैर मुस्लिम के पास घर रहन रखा गया था उसे रुजू होकर रकम अदा की और वो घर छुड़ा लिया गया और हस्ब रिवायत लीडर सियासत जनाब जाहिद अली खान के हाथों मोहम्मद असलम और उनके अहलिया और बच्चों को उनके अपने घर के कागजात हवाले कर दिए गए। इस तरह एक मुस्तहिक ख़ानदान न सिर्फ सूद की लानत से महफूज हो गया बल्कि बेघर होने से भी महफूज हो गया। डॉक्टर अब्दुल खदीर चेयरमैन शाहीन इंस्टीट्यूशन को शोबे तालीम में गैर मामूली खदमात अंजाम देने पर साल 2025 के बावकार सर सैयद नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया, जबकि रवा साल 2026 में फोर्ब्स इंडिया की जानिब से उन्हें लीडर ऑफ टुमारो के एजाज़ से नवाजा गया। सिलसिले में रवंगल में एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद सरदार ने डॉक्टर अब्दुल खदीर की शालपोशी की और उनकी तालीमी खदमात को तलबा के लिए मशअल राह करार दिया, जबकि प्रिंसिपल मोहम्मद रिजवान ने भी मेहमानों का इस्तकबाल। डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब ने जो अवार्ड मिला उनको सर सैयद अहमद का, उनका फेलिसिटेशन हमने किया है। माशाल्लाह कॉलेज का माहौल हम बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं कॉलेज के माहौल में और उम्मीद है कि आइंदा और भी मेहनत करेंगे और बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत और डिसिप्लिन का भी हम उसका इंतज़ाम करेंगे। और स्पोर्ट्स एकेडमी भी हमारा कंस्ट्रक्शन में है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी इंशाल्लाह हम लोग नीट में भी हमारे काफ़ी अच्छे नताइज आने वाले हैं। तकरीबन 5 से 7 लड़कियां नीट पास करने वाले हैं और फर्स्ट बैच है हमारा 20 स्टूडेंट्स में तकरीबन 30% स्टूडेंट्स हमारे नीट क्वालिफाई होने वाले हैं और एक स्टेट टॉप करने का भी अंदेशा है। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को अगर चाहे आप नीट के प्रिपरेशन के लिए भेजना है और इंटर का में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना है तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आएँ आप, और आपके कुछ डाउट्स है किसी किस्म के तो हम क्लियर कर सकते हैं। आइंदा साल बहुत अच्छे नताइज लाने की हम कोशिश करेंगे, फिक्र करेंगे। शाहीन जूनियर कॉलेज वरंगल का एक बहुत बड़ा ऑफ़र है और वो तो हम इंडिया भर में ये कर रहे हैं कोशिश कि हाफिज़ों के लिए 50% फ़ीस होती है, यतीम बच्चों के लिए 50% फ़ीस होती है और माशरे की तरफ से, मिल्लत की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से कंट्रीब्यूशन करके जो कुछ भी बच्चों को लाया जाता है, जितना कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी की तरफ से होगा उतना कंसेशन स्कॉलरशिप मैनेजमेंट देता है शाहीन के तमाम कॉलेजेस में और इसका बेनिफिट लें और वाकई कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, उसके बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। और एक खुसूसी ऑफ़र यहाँ के लिए है, कोई भी स्कूल हो, सिटी का कोई भी स्कूल का टॉपर अगर है वहाँ से हेडमास्टर से लेटर ला लें तो उसके लिए 50% ट्यूशन फ़ी होगी। इसका बेनिफिट यहाँ के वरंगल के सारे शहर हैदराबाद में गर्मी उरूज पर है, ऐसे में चौकीदारों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कोल्ड ड्रिंक्स, बटर मिल्क और दीगर मशरूबात की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। इसी तरह नामपल्ली स्टेशन के करीब चंद मकामात पर मुफ्त में मशरूबात दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से आर्जी तौर पर राहत मिल सके। हैदराबाद फर्नीचर डीलर एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से जी पूरे महीने के लिए ये सेवा लगी हुई है जी, सबके लिए है ये खाली बटर मिल्क पिलाया जाता है, इसके अलावा कुछ इसमें रोज शरबत, नींबू शरबत वो सभी प्रोग्राम करने वाले हैं जी। ये चलता रहेगा 30 मई तक जी, 31 मई तक अगर पॉसिबल हुआ तो और आगे भी चलाएंगे। किसकी तरफ से सर? ये हैदराबाद फर्नीचर डीलर एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से चल रहा है, नामपल्ली स्टेशन। थैंक यू।
और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। मगरबी बंगाल में चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी की क़यादत वाली हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिसने अपोजिशन को तनकीद का मौका दिया। चीफ इलेक्टोरल अफसर मनोज अग्रवाल को मगरबी बंगाल का चीफ सेक्रेटरी और मगरबी बंगाल में 2026 असम्बली इंतखाबात के खुसूसी मुबस्सिर रहे सबरूत गुप्ता को सीएम का मुशीर बनाया गया, जिस पर अपोजिशन सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने इस फैसले को बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत करार दिया। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को ही खटेरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने इंडिया टुडे की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। वीडियो में मगरबी बंगाल के साबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी बनाने का जिक्र किया गया। साथ ही बताया गया कि 2 इंतखाबी अफसरान अब सुवेंदु की टीम का हिस्सा बन गए। ये भी जानकारी दी गई कि सबकदोश IAS अफसर सबरूत गुप्ता और मनोज अग्रवाल SIR अमल से भी जुड़े हुए थे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय ने अहम फैसला लिया। उन्होंने मजहबी मकामात, तालीमी इदारों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में वाक़ शराब की दुकानात बंद करने का हुक्म दे दिया। सरकारी हुक्म में कहा गया कि अगले 2 हफ्तों के अंदर इस पर अमल होना चाहिए। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में शराब की दुकानों का मामला हमेशा से ज़ेर बहस रहा। वहाँ की आवाम काफ़ी दिनों से इस बात का मुतालबा कर रही थी कि स्कूल, कॉलेज और मजहबी मकामात के पास मौजूद शराब की दुकानों को बंद रखा जाए, लेकिन इससे होने वाली आमदनी को लेकर हुकूमतें इससे मुताल्लिक़ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी। हालांकि हर सियासी पार्टी, खा वो DMK हो या AIADMK, सबने तमिलनाडु में शराबबंदी का वादा अपने इंतखाबी मंशूर में किया, लेकिन इस पर कोई अमली इक़दाम नहीं हो सका। ताहम अब विजय ने राहुल गांधी की मौजूदगी में 10 मई को तमिलनाडु के CM का ओहदा संभाला और इसके बाद चंद अहम फैसले लिए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज दूसरी बार आसाम के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हेमंत बिस्वा और 4 वज़रा को हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी की हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ी वज़रा मौजूद रहे। इसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के पहले गैर कांग्रेसी लीडर बन गए जो मुसलसल दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग का इजलास बुलाया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर होगा। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मीटिंग में नायब सदर JD Vance, वज़रा और दीगर शख्सियात की शिरकत का इम्कान है। ट्रंप किसी किस्म के फ़ौजी एक्शन की जानिब माइल हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ा सकें और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑप्शन ज़ेर गौर आने का इम्कान है, इनमें प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले भी शामिल हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर है। वो ये भी कह चुके हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ज़रात सिर्फ अमेरिका और चाइना ही बाजियाफ्त कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं 2 मुल्कों के पास इस बात की सलाहियत मौजूद। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि UAE ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान पर कई हमले किए। जंग के दौरान ईरान के लावान जजीरे पर वाक़ ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में शदीद आग लगी और रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। यह हमला अप्रैल के अवाइल में उस वक्त किया गया जब ट्रंप ईरान के साथ जंगबंदी का ऐलान करने वाले थे। अखबार के मुताबिक अमेरिका ने खामोशी से जंग में UAE की शमूलियत का खैर मकदम किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई की और UAE और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा 2800 हमले UAE पर किए, जो इसराइल पर किए गए हमलों से भी ज़्यादा हैं। इन हमलों से UAE की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुँचा, मुलाजिमीन की बरतरफियाँ और जबरी रुखसत में इजाफा हुआ, मुल्क की सिक्योरिटी हिकमत अमली में बुनियादी तब्दीलियाँ आई। UAE की वज़ारत ख़ारजा ने इन हमलों से मुताल्लिक़ तबसरा करने से गुरेज किया। ताहम पहले जारी बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि UAE को इन कार्रवाइयों पर जवाब देने का हक हासिल है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी असातिज़ा से रोज़ाना 1 घंटा इजाफी काम करने की अपील की। कहा, टीचर की मुलाजिमत से जो एक नौकरी नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी। तेलंगाना में बीजेपी की सियासत कामयाब नहीं होगी, रियासती अवाम बाशऊर और जमहूरी अक़दार के हामी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का दावा। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे को पकड़ने पुलिस की तलाश जारी। SIT अहदेदार ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर केस का लिया जायजा। भगीरथ जमानत के लिए अदालत से हुए रुजू। मगरबी बंगाल में चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी की क़यादत वाली हुकूमत ने काम शुरू किया। 2 अफसरान की तकरीर के हवाले से राहुल गांधी ने उठाए सवाल। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय ने किया अहम फैसला। मजहबी मकामात, तालीमी इदारों और बस अड्डों के
500 मीटर के दायरे में वाक़ शराब की दुकानात को बंद करने का हुक्म। हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज दूसरी बार आसाम के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। मोदी, शाह और दीगर कई कायदीन ने की हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती की मीटिंग तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर होगा गौर। और यूएई ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान पर किए मुतअद्दिद हमले। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।